Very sweet namaste to all of you. So we are going to discuss about only 10 questions and how many do you know आप कितने questions को इसमें कर पा रहे हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से आंसर करिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन. देखो, जब डिस्पर्सन की बात करते हैं तो डिस्पर्सन को हम दो वे में मापते हैं. एक एब्सोल्यूट मेज़र में मापते हैं और एक रिलेटिव मेज़र में मापते हैं. ओके, एब्सोल्यूट मेज़र में कौन कौन से मेज़र होते हैं? रेंज होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है जिसको हम मीन क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और लॉरेंज कर्व होता है. ओके, लेकिन वेरिएंस नहीं होता है, इसलिए वेरिएंस जो है वो इसका आंसर होगा. ओके, क्योंकि यहाँ नॉट मेज़र लिखा है ना, नॉट मेज़र ऑफ डिस्पर्सन. डिस्पर्सन क्या मापता है? देखो, जो एवरेज होता है, मान लिया कोई सीरीज़ है, उसका जो एवरेज होगा तो उस एवरेज से उस सीरीज का विस्तार दिखाता है, वो कितना डिस्पर्स कर रहा है. ओके, वो ही दिखाता है. ओके, अगर मीन डेविएशन और अगर इसमें रिलेटिव मेज़र की बात करें हम, तो रिलेटिव मेज़र में क्या होता है? कोफिशिएंट निकालते हैं. कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस. वेरिएंस क्या करता है? वेरिएंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है किन्हीं दो केसेस के बीच में. लाइक अगर कोई एक अच्छा मैच खेल रहा है तो दूसरा मैच खेल रहा है तो उसमें कौन ज़्यादा इफिशियंट होगा. इफिशियंसी निकालने के लिए हम वेरिएंस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ वेरिएंस इज द राइट आंसर क्योंकि ये डिस्पर्सन का मेज़र नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ competitive firm achieves long run equilibrium in the product market when. देखो, एक परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में कोई फर्म जो है वो कब इक्विलिब्रियम में होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आप जानते हैं ना कि एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या है? एम सी कर्व जो है, एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से काटे. ठीक है. दूसरी कंडीशन है एम सी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम वेलो. तो ये कंडीशन होगी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. शॉर्ट रन के लिए भी यही होता है, लेकिन लॉन्ग रन में लॉन्ग रन एम आर कर्व और लॉन्ग रन एम सी कर्व. अगर ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एल एम सी इज इक्वल टू एल एम आर इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मिनिमम एल ए सी. ओके, ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इन द स्विजी मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली एन इंक्रीज इन डिमांड विल मेक अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व. ये कह रहे हैं कि जो पॉल एम स्विजी की प्राइस रिजिडिटी था जिसमें उन्होंने किंग डिमांड कर्व दिया था, कब दिया था इसको? 1939 में दिया था. उसमें जो अपर वाला होता है, अपर डिमांड पोर्शन होता है, उसका इलास्टिसिटी कैसी होगी? तो इन्होंने देखो ऐसे दिया था ये. तो जो अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व है इसके ये मोर इलास्टिक होगा. ये क्या होगा? मोर इलास्टिक, यानी आंसर होगा ए. और जो नीचे वाला होगा ये होगा लेस इलास्टिक. ओके, पॉल एम स्विजी ने दिया था इसको. क्वेश्चन नंबर 4. द स्टेटमेंट दैट द compensation principle of welfare economics is capable of giving contradictory result is associated with the name of. सिंपल देखो कि कंट्राडिक्शनरी रिजल्ट की जब बात करते हैं हम तो यहाँ देखो वैसे तो हिक्स और कैल्डोर ने दिया था कंपेंसेशन प्रिंसिपल, लेकिन जब हिक्स और कैल्डोर को इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने एक अपना पैराडॉक्स दिया, उसको कहते हैं स्किटोवस्की पैराडॉक्स. टी स्किटोवस्की इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. टी स्किटोवस्की ने ये कब दिया था? इन्होंने दिया था 1941 में. कब दिया था? 1941 में. इन्होंने एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम क्या था? अ नोट ऑन वेलफेयर प्रोपोजिशन इन इकोनॉमिक्स. क्या लिखा था? अ नोट ऑन वेलफेयर प्रोपोजिशंस इन इकोनॉमिक्स. तो स्किटोवस्की पैराडॉक्स भी उसको कहा जाता है. सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इन अ चेंज if a change in price gives us different values of elasticity for a rise and fall in price we are then use. देखो, ये जो बता रहे हैं इस कंडीशन में हम पहले तो हम जब एक्सपेंडिचर मेथड फेल हो जाता है तब हम प्रोफेसर लिबा फास्की द्वारा यूज़ किया गया टोटल आउटले मेथड का यूज़ करते हैं. टोटल आउटले मेथड में क्या है?
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 माइनस चेंज इन एक्सपेंडिचर अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और टोटल आउटले मेथड का यूज करते हैं, जो कि प्रोफेसर लिबा-फास्की ने दिया था। किसने दिया था? लिबा-फास्की ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेशनल कंज्यूमर चूजिंग बिटवीन अनसर्टेन इवेंट्स विल मेक अ चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ। देखो ये थ्योरी जो है न्यूमैन, वोन न्यूमैन और ऑस्कर मॉगस्टन की जो यूटिलिटी फंक्शन था उससे क्वेश्चन आया है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि जो रेशनल कंज्यूमर होगा, जो एक रेशनल कंज्यूमर होगा, वो अनसर्टेनिटी कंडीशन में वो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी बेनिफिट के बजाय एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमम करने का प्रयास करेगा। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी, सरप्लस वैल्यू, किंग डिमांड कर्व किसने दिया, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। देखो सैलरी ऑफ सेल्समैन जो है हम जब देते हैं तो ये सेलिंग कॉस्ट में ऐड होता है। एक्सपेंसर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ये सेलिंग कॉस्ट है। कॉस्ट इनकर्ड इन द विंडो डिस्प्ले बिल्कुल ये सेलिंग कॉस्ट, लेकिन हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमेशा सेलिंग कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सेल्समैन को सैलरी और ये सब देते हैं तो इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड रहती है। तो इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है ना, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। चैम्बरलिन ने दिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट कंप्रहेंसिव मेजर ऑफ द एग्रीगेट प्राइस लेवल इज। मोस्ट कंप्रहेंसिव मेजर की बात कर रहा है, जब कंप्रहेंसिव मेजर की बात कर रहा है तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, CPI, ठीक है, क्योंकि CPI यूज बनाने में हम इसका भी यूज़ करते हैं और इसका भी यूज़ करते हैं। तो CPI इज़ द राइट आंसर। और होल सेल प्राइस इंडेक्स ये एक्चुअली बिग बास्केट है, बहुत सारी गुड्स को शामिल कर रखा होता है, तो इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। और होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है ये एक्चुअली इन्फ्लेशन मापता है, एक्यूरेट टर्म में हेडलाइन इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस वीडियो, कीन्सियन इकोनॉमिक्स लेज मोर ऑन एम्फेसिस। कीन्स ने किस पर सबसे ज़्यादा किया था? मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी इतना ज़्यादा इन्होंने एम्फेसिस नहीं किया था। फ्री मार्केट डिटर्मिनेशन, बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो कहा फ्री मार्केट का विरोध किया था। एक्चुअली इन्होंने फिजिकल पॉलिसी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया था कि गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी के द्वारा मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए और उसके आधार पर उसे सुधार करना चाहिए। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।